विलास खरात ने ये जो ब्राह्मणीकरण का जो सिद्धांत आज ब्राह्मण लोग लागू कर रहे हैं, वही ब्राह्मणीकरण का सिद्धांत जातक कथाओं पर लागू किया। बुद्ध ने अपना प्रवचन करने के लिए जो जातक कथाओं का सहारा लिया, जातक कथाएं प्रचलित थी। जातक कथाओं को कुछ हद तक लोक कथा कहा जा सकता है। लोक कथा आज भी बहुत सारे लोगों के, गांव में रहने वाले लोगों के दिमाग में बहुत सारी लोक कथाएं उनके दिमाग में होती है। तो उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है उनकी लोकप्रियता कितनी है कि करोड़ों लोगों के दिमाग में वो बात जो है अभी भी ऐसी भरी हुई है, तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। एक दूसरी बात, एक वो जातक कथाएं लोक कथाएं थी। लोक कथाएं बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, और पॉपुलर क्यों थी? क्योंकि उसमें कुछ मौलिक तत्व जो है वो लोगों को, धर्म के तत्व जो है उसमें बताए गए थे, और उस वजह से वो लोकप्रिय थी, पॉपुलर थी। जो बहुत ज्यादा पॉपुलर बातें थी, तो ब्राह्मणों ने सोचा ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय बातें हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर बातें हैं, और इन लोकप्रिय और पॉपुलर और लोकमान्य जो कथाएं हैं, यदि इसके विरोध में अगर हमने स्टैंड लिया, खुल्लम खुल्ला स्टैंड लिया, अगर शिवाजी महाराज के विरोध में हम ब्राह्मणों ने स्टैंड लिया, तो मराठा फिर तलवार हम पर चलाएंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं। यदि मराठा की तलवार मुसलमानों पर चलवानी है, तो उनको बोलना पड़ेगा कि शिवाजी महाराज ने तो मुसलमान पर चलाई थी, तो हमारे ऊपर क्यों चला रहे हो, उधर चला। तो उसी तरह से उन्होंने सोचा कि ये जो लोकप्रियता है जातक कथाओं की, उस लोकप्रियता का सहारा बनाकर बुद्ध ने अपने मौलिक सिद्धांत लोगों को समझाने की कोशिश की, और मौलिक तत्वों को लोगों के दिमाग में उदाहरण देकर समझाया। तो जो अशिक्षित जनता थी, ज्यादा पढ़ी लिखी जनता नहीं थी, उनको भी वो बातें समझाने के लिए बुद्ध ने उसका उपयोग किया था। इसलिए उसकी लोकप्रियता केवल लोकप्रियता नहीं रही, बल्कि जातक कथाओं का एक धार्मिक महत्व, उसका मान्यता प्राप्त हो गया। तो ब्राह्मणों ने सोचा इसके विरोध में खड़ा होने से सारी प्रजा हमारे विरोध में खड़ी हो जाएगी, सारी की सारी प्रजा हमारे विरोध में खड़ी हो जाएगी, सारी प्रजा हमारे विरोध में खड़ी हो जाएगी, तो नया संकट खड़ा हो जाएगा। क्या करना चाहिए? तो कथा यही रहनी देनी चाहिए, केवल कथाओं का अर्थ बदल करना चाहिए। और अर्थ बदल करने के लिए फिर उन्होंने जो दशरथ जातक कथा है उसको आधार बनाकर, और तमाम जातक कथाओं को आधार बनाकर, लगभग इस किताब में विलास खरात ने बताया कि 20 के लगभग जातक कथाओं का उपयोग रामायण लिखने के लिए किया गया, और उससे कई ज्यादा जातक कथाओं का, क्योंकि 500 से ज्यादा जातक कथाएं टोटल उसको रिकॉर्ड किया गया है, तो उसमें से 30 से ज्यादा जातक कथाओं का इस्तेमाल महाभारत लिखने के लिए किया गया, और 16 बार रामायण में बुद्ध का जिक्र आया है। 16 बार रामायण में बुद्ध का जिक्र आना इस बात को सिद्ध करता है कि रामायण अगर बुद्ध पूर्व काल में लिखा गया है, जैसा ब्राह्मण प्रचार करते हैं, ये कितना पुराना है पंडित जी रामायण, अब बहुत पुराना है, बता नहीं सकते कितना पुराना है। बताएंगे तो पकड़ में आ जाते हैं कि ये या तो बुद्ध पूर्व है या तो बुद्धोत्तर है। अगर बुद्धोत्तर है तो बुद्ध प्राचीन हो जाते हैं, और बुद्ध पूर्व है अगर लोगों को मालूम हो गया तो फिर सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये वो केवल मराठी में शब्द है ढोबड़ मानाने, बहुत प्राचीन है। कितना है पंडित जी? बहुत प्राचीन है। मगर वो समय नहीं बताते। और भी ब्राह्मणों के ये रामायण महाभारत के लिखने की और एक विशेषता है कि ब्राह्मणों ने लिखते वक्त कहीं पर भी कब लिखा नहीं लिखा।
अभी जैसे ये किताब है, एक किताब पब्लिश है, उसमें तारीख वारीख सब, ये भी तारीख आ जाती। ये पब्लिश कब हुआ? 6 दिसंबर 2020 को हुआ। किसके हाथ से हुआ? अमन मेश्राम के हाथ से हुआ। कौन लेखक है? फला फला लेखक है। ये सारी चीजें इसमें आती है। ब्राह्मणों ने इसको छुपा के रखा क्योंकि अगर आदमी लेखक का पता चलता है तो भी पता चलता है ये कब पैदा हुआ। ये जानबूझकर ये सारी की सारी बातें जो है छुपा कर रखी। छुपा कर रखने के पीछे मकसद ये था कि इसे बुद्धोत्तर, अगर लोग इसको बुद्धोत्तर मान लेते हैं तो चोरी पकड़ी जाएगी। बुद्धोत्तर मान लेते हैं तो फिर हमारा जो साहित्य है, धर्म साहित्य है, ये ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध नहीं होगा। और अगर रामायण, महाभारत, गीता और मनुस्मृति अगर बुद्धोत्तर कालीन रचना है, केवल बुद्धोत्तर कालीन ही नहीं है, बुद्ध के बाद मौर्य, मतलब बुद्धोत्तर कालीन ही रचना नहीं, मौर्योत्तर भी है। मौर्योत्तर भी नहीं है बल्कि ईसा, क्योंकि मौर्य ईसा पूर्व हो गए, तो ये ईसा पूर्व भी लिखा हुआ नहीं है। तो इसको अंग्रेजी में बिफोर ख्रिस्त और आफ्टर ख्रिस्त ऐसा लिखने का अंग्रेजी में रिवाज है। बिफोर ख्रिस्त यानी बीसी और एसी, आफ्टर ख्रिस्त। तो ये आफ्टर ख्रिस्त है। और आफ्टर ख्रिस्त कब है? तो 4-5 साल, 10 साल नहीं, 5वीं शताब्दी के बाद लिखा गया। और रामायण महाभारत के बारे में तो ये कहा जाता है जब अंग्रेज आए थे तो लिखना चालू था। महाभारत रामायण में कथाओं को ऐड किया जाता था, छोटी छोटी कथाओं को उसमें ऐड किया जाता था, और हर इलाके का ब्राह्मण जो है उसमें अपने अपने हिसाब से ऐड करता था। और चूंकि वो चौपड़ियां होती थी, वो कोई फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन ऐसा कुछ होता नहीं था। ब्राह्मणों ने लिखा, वो चौपड़ी बना के रखा, लाल कपड़े में बांध के रखा। उसमें कोई फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन ऐसा कुछ था नहीं। किसी लेखक का भी नाम नहीं होता था। ये जानबूझ कर रखा गया। तो इसकी वजह से ब्राह्मणों ने इसको जानबूझकर प्राचीन बताने के लिए कि हमारी चोरी पकड़ी ना जाए, मगर इस किताब ने चोरी पकड़ने का काम किया। और उन्होंने क्या किया कि जातक कथाओं को, जो बहुत लोकप्रिय है, केवल लोकप्रिय नहीं है बल्कि धर्म मान्यता है, इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया, इसका विरोध करने के बजाय इसी कथाओं को एडॉप्ट करके, जो ऑलरेडी लोगों में लोकप्रिय है, उस लोकप्रिय कथाओं को ही आधार बनाया। और लोकप्रिय कथाओं को ही आधार बनाने के बाद अगर हम उस कथा को लोगों को बताते हैं तो लोगों के लगे ये तो अपना ही है। ये चालाकी करने की कोशिश की। दूसरी बात, उसमें जो मिलावट करने का काम ब्राह्मण करते रहे, प्रतिवाद करने के लिए बौद्ध धर्म के जो विद्वान भिक्षु हुआ करते थे वो प्रतिवाद करेंगे, इसका प्रतिवाद करेंगे। तो प्रतिवाद करेंगे तो भिक्षुओं का कत्लेआम कर दिया। प्रतिवाद करने के लिए कोई भिक्षु जो है वो था नहीं, और जिस इलाके में था उस इलाके में इनकी प्रतियां और इनका साहित्य जो है लोकप्रिय नहीं था। इसलिए हजारों साल तक ब्राह्मणों ने हिंसा का सहारा लिया। ये जो कहा जाता है वो हिंसा सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट लोगों के खिलाफ में की गई। और ये जो ब्राह्मणाइजेशन करने का काम किया, इस ब्राह्मणाइजेशन में उन्होंने जातक कथाओं का इस्तेमाल किया, और इसके लिए उन्होंने जातक कथाओं की चोरी की, और चोरी करके रामायण लिखा, महाभारत लिखा। भगवद गीता में गुण और कर्म का जो सिद्धांत है, क्योंकि वेद को कहा जाता है बहुत प्राचीन, और अगर वेद प्राचीन है और अगर वर्ण व्यवस्था के खिलाफ
बुद्ध बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है ब्राह्मण प्रचार करते होंगे वर्ण व्यवस्था का, और उसका उन्होंने खंडन किया। अगर खंडन किया तो इसका एक मतलब ये होता है कि वर्ण व्यवस्था का खंडन बुद्ध ने किया, उसके रिकॉर्ड में ये सारी बातें पाली साहित्य में सारी रिकॉर्ड की हुई बातें उपलब्ध है, रिकॉर्ड में है, सारा लिखित साहित्य उपलब्ध है, पुरातत्व का साहित्य उपलब्ध है, इंडोलॉजी का साहित्य उपलब्ध है। उसके आधार को आधार बनाकर विलास खरात ने इस बात का उद्घाटन किया कि ये चोरी करके लिखा हुआ साहित्य है, और ये हिंदी भाषा में या भारत की किसी भाषा में ये पहला ग्रंथ है। जहां तक मैं बहुत सारे पढ़ने का बहुत ज्यादा मुझे शौक है, पढ़ते रहता हूं, मगर इस तरह का विषय पर लिखने वाला भारतीय भाषा में इस विषय पर लिखा हुआ मैंने पहला ग्रंथ देखा, जिसमें यह सिद्ध किया गया है कि ब्राह्मणों ने रामायण महाभारत गीता ये चोरी के आधार पर लिखा गया है। केवल विलास खरात ने चोरी करके लिखा ऐसा केवल लिखा नहीं है, बल्कि बाकायदा सबूतों के साथ बताया। इतना ही नहीं, ब्राह्मण राज्य सत्ता का सहारा लेकर, न्याय सत्ता का, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर, राज्य सत्ता का सहारा लेकर, जो कानून की व्यवस्था है, जो आर्कियोलॉजी का कानून है, उसके विरोध में जाकर उन्होंने राज्य सत्ता का मिसयूज किया और साकेत पर उन्होंने कब्जा किया। ये बात भी इसके अंदर सबूतों के साथ आई हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक अभूतपूर्व किताब है, इसके पहले इस विषय पर अंग्रेजी में साहित्य हो सकता है, ऐसे रेफरेंस है इसमें, अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी में लिखे हुए एविडेंसेस उपलब्ध है, ब्राह्मणों ने उनको पढ़ा भी होगा। अगर किसी ब्राह्मण ने, जो अपने को सेकुलर कहते हैं, जो अपने को प्रोग्रेसिव कहते हैं, जो अपने को बहुत ज्यादा प्रगतिशील मानते हैं, ऐसे ब्राह्मणों ने भी वो एविडेंस लोगों के सामने लाने की कोशिश नहीं की, और इसलिए ये सिद्ध होता है जिसे सेकुलर ब्राह्मण कहा जाता है, जिसे प्रगतिशील ब्राह्मण कहा जाता है, वो केवल आवरण है, ब्राह्मणों ने धारण किया हुआ आवरण है, आम लोगों को धोखा देने के लिए धारण किया हुआ आवरण है। वो सेकुलर लोग नहीं है, वो प्रोग्रेसिव लोग नहीं है। इस दृष्टि से पहली बार किसी फुले शाहू आंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले किसी व्यक्ति ने इस तरह की किताब लिखी, और भारतीय भाषा में लिखी, ऐसी मैं ऐसा मानता हूं, मेरे जानकारी में पहली किताब है। और इसलिए मैं ऐसी किताब का विमोचन करने के लिए विलास खरात ने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूं। और भारत के तमाम जो लोग हैं, अगर वो अपने आप को मानसिक रूप से स्वतंत्र करना चाहते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने राजनीतिक रूप से हम लोगों को गुलाम बनाया, और ब्राह्मणाइजेशन करके हमारे लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वो इस देश में आज़ाद होना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से भी आज़ाद होना चाहते हैं, तो राजनीतिक रूप से आज़ाद होने के लिए पहले मानसिक रूप से आज़ाद होना जरूरी होगा। और मानसिक रूप से आज़ाद होने के लिए ये किताब उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे सबूत, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए हुए हैं, और वो एविडेंस के आधार पर ब्राह्मण वो एविडेंस गलत है इसे साबित नहीं कर पाएंगे। इतने पुख्ता महत्वपूर्ण सबूत दिए हुए हैं। इसलिए मैं समस्त मूल निवासी बहुजनों को इस किताब को पढ़ने के लिए अनुरोध करता हूं।
कि वो इस किताब को पढ़े और अपने आप को मानसिक रूप से स्वतंत्र करे। जो मानसिक रूप से स्वतंत्र होगा वही राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता।